नमस्कार मित्रों, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी की परीक्षा अच्छी हुई होगी। फिर भी आज हम अनऑफिशियल आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह किसका कथन है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है और यह प्रश्न क्रोध निबंध से आया हुआ है। दूसरा प्रश्न, बाल मुकुंद गुप्त की रचना बनाम लॉर्ड कर्जन का उद्देश्य है। तो बाल मुकुंद गुप्त जी के द्वारा रचित ये रचना, इस रचना का उद्देश्य क्या है? इस रचना का उद्देश्य है लॉर्ड कर्जन के कर्तव्यों के प्रति, यानी लॉर्ड कर्जन को उनके कर्तव्यों के प्रति सचेत कराना, उन्हें जागृत कराना। बाल मुकुंद गुप्त जी की रचना का यही उद्देश्य है। भोला राम का जी पाठ में भोला राम कहाँ का निवासी है? इसका सही आंसर होगा मित्रों, जबलपुर का निवासी है भोला राम। और ये भोला राम का जीव जो है, इसके रचयिता है हरिशंकर परसाई जी और ये एक व्यंग रचना है। पाठ के अंदर अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन प्रश्न बहुत ही सरल भी पूछे जाते हैं, थोड़ा सा सामान्य भी पूछा जाता है, सरल भी। उपन्यास चित्रलेखा में सामंत मृत्युंजय किससे अपनी पुत्री यशोधरा का विवाह करवाना चाहता था? तो इसका सही आंसर होगा मित्रों, बीजगुप्त से। बीजगुप्त से यशोधरा का विवाह करवाना चाहते थे, यानी कौन? उनके पिता मृत्युंजय। अच्छा ही किए होंगे, आप सभी अच्छा मार्क लाएंगे। आपका बंटी उपन्यास में बंटी की माँ शकुन डैश है। तो इस उपन्यास में जो शकुन है वो क्या है? वो एक प्रतिष्ठित कॉलेज की प्रिंसिपल है। किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, ये गलत होगा। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है नहीं, सचिवालय में क्लर्क है। तो इसका सही आंसर होगा प्रतिष्ठित कॉलेज की वो प्रिंसिपल हैं। पुरस्कार कहानी के आधार पर सुमेलित विकल्प को चुनना है। सुमेलित यानी जो सही होगा। मगध का राजकुमार वीर सिंह मित्र है नहीं, मगध का राजकुमार तो अरुण है, जो कि ये अगर ये गलत हुआ तो ये भी गलत हुआ। कौशल के नरेश अरुण, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा यानी सुमेलित सही। कौशल की कृषक कन्या मधुलिका, कौशल की कृषक कन्या मधुलिका है, ये पुरस्कार कहानी के आधार पे सही है। 46 का आंसर होगा सी। उषा प्रेमबदा की कहानी वापसी का मुख्य पात्र कौन है? वापसी कहानी का मुख्य पात्र जो हैं गजाधर बाबू हैं, जो कि 35 साल रेलवे में नौकरी करने के बाद अपने घर की ओर वापसी करते हैं। पुनः घर की स्थिति देख करके नौकरी की ओर फिर वापस हो जाते हैं। पाठ चिप की दावत किस कटु सत्य को उद्घाटित करती है? तो यहाँ पे भ्रम में डालने वाला ऑप्शन दिया गया है। जैसे पाठ की चिप की दावत में प्राइवेट नौकरी में प्रमोशन की ये भी उल्लेख किया गया है। मेहमान नवाजी की, पड़ोसियों की दखल अंदाजी की, ये सभी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें किस चीज़ का उजागर किया गया? वृद्धों की दयनीय स्थिति का मार्मिक वर्णन करने का प्रयास भीष्म साहनी ने किया है। इसका सही आंसर होगा वृद्धों की दयनीय स्थिति के बारे में। दयनीय स्थिति का दस्तावेज है चिप की दावत कहानी, जो कि भीष्म साहनी ने बहुत ही सुंदर और मार्मिक रूप से चित्रण करने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छा ही किए होंगे। माधव और घिसू ने बुधिया के दाह संस्कार के लिए जमींदार से कितने रुपए की सहायता राशि प्राप्त की थी? 2 रुपए की राशि उन्होंने प्राप्त किए जमींदार से। किस लिए? माधव और घिसू ने बुधिया के दाह संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए 2 रुपए मांगे थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। क्योंकि उनके पास पैसे इसीलिए नहीं थे क्योंकि वो लोग आलसी थे। अब आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा की किस रचना में गौरा रेखा चित्र संकलित है? गौरा रेखा चित्र जो है महादेवी वर्मा की स्मृति की रेखाएं रचना में संकलित है। प्रायश्चित पाठ में पंडित जी ने बिल्ली की हत्या पर किस नरक के विधान की बात कही थी? जब रामू की बहू ने बिल्ली की हत्या कर दी थी, लेकिन बिल्ली आखिर में नहीं मरी थी, तो उस पर किस पाप का जिक्र किया गया है? पंडित ने किस पाप का वर्णन किया कि इनके ऊपर ये पाप लगा है? कौन से नरक के विधान की बात कही उन्होंने? कुंभी पाप।
ऐसे सिलेबस के अंदर से ही प्रश्न पूछा गया है और कहानी को हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि कोई भी प्रश्न हो हम कर लेंगे। अष्टावक्र किसकी रचना है? अष्टावक्र जो है विष्णु प्रभाकर जी की है। अब आगे बढ़ते हैं। जिनेंद्र कुमार की पत्नी कहानी में कालिंदी चरण कौन है? कालिंदी चरण सुनंदा का पति है, जो कि पूरी कहानी उन्हीं के और उनकी पत्नी की ओर घूमते रहती है। सुनंदा का पति कालिंदी चरण। रेखा चित्र रजिया में रजिया के शौहर का क्या नाम है? शौहर यानी पति, उनके पति का क्या नाम है? हसन। आपको जो ये नंबर दिख रहे हैं ऑप्शन के बीचों बीच, ये बुकलेट नंबर है। जो कैंडिडेट परीक्षा देते हैं उनके ही बुकलेट नंबर हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका का पाणी ग्रहण किससे होता है? पाणी ग्रहण यानी कि विवाह किससे होता है? विलोम से होता है। पाणी यानी कि हाथ होता है, ग्रहण यानी ग्रहण करने वाला। तो उनके हाथ को किसने जीवन साथी के रूप में ग्रहण किया था? विलोम ने। विलोम के साथ उनका विवाह हुआ मल्लिका का। निम्नलिखित किस दोहे से समय के सदुपयोग की महत्ता का बोध होता है? तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है। साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ सुभाए। तो यहाँ पे साधु के स्वभाव के बारे में बातचीत हो रही है। कस्तूरी कुंडली बसे, यहाँ पे ईश्वर की महिमा का वर्णन है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। तो यहाँ पे समय की महत्ता, समय के सदुपयोग के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी। माली आवत देखी के कलियां करे पुकार, फूले फूले चुनी गई काली हमारी बार। यह दोहा किसकी कृति है? यह दोहा जो है कबीरदास की है। किसकी है? कबीरदास। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समझाए, सौ दे बुझती सांच ना हंसी। इस पद में कौन किससे सवाल कर रहा है? गोपियाँ उद्धव से सवाल करती हैं। किससे? गोपियाँ उद्धव से सवाल करती हैं। किस इच्छा की पूर्ति के लिए बालकृष्ण कच्चा दूध पीने को तैयार हो जाते हैं? यानी बालकृष्ण जो है ये तो ऐसे कच्चे दूध नहीं पीते हैं, इसीलिए कच्चे दूध पिलाने के लिए माँ यशोदा ने कहा और वो तैयार भी हो गए। तो बलराम की तरह लंबी बाल क्यों तैयार हो गए? बलराम की तरह लंबे घने बाल पाने के लिए बालकृष्ण ने कच्चे दूध पीने के लिए भी तैयार हो गए। अब कछु नाथ ना चाहियो मेरो मोरे, दीनदयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसादु मैं सिर धरी लेवा। तो यहाँ पे केवट कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिरती बार मोहि जो देवा, जब आप वापस आएंगे पुनः तो आप जो देंगे मैं वो स्वीकार कर लूँगा, लेकिन अभी नहीं लूँगा। श्री राम अंगूठी दे रहे थे, उनके जब कमल चरण को धो दिए केवट ने, तो खुशी से केवट को अंगूठी दे रहे थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि जब आप फिर से वापस आएंगे तब आप जो भी देंगे खुशी से मैं ले लूँगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये केवट प्रसंग की प्रसंग है। प्रस्तुत चौपाई किस प्रसंग से लिया गया है? केवट प्रसंग से लिया गया है। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, कनक द्वय का अर्थ क्या है? दोनों कनक अलग अलग अर्थ में, अलग अलग संदर्भ में प्रयोग किए गए। इसका सही आंसर होगा ये कनक। एक कनक का अर्थ है धतूरा, एक कनक का अर्थ है स्वर्ण, सोना। कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनु ही सब बात। तो ये दोहे से जुड़े कौन से कथन सही है? तो ये जो कथन है ये बिहारी लाल जी का है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। यह बिहारी लाल का दोहा है। इसमें क्रियाओं की संख्या अधिक है। आप देख रहे हैं ये जितने भी हैं ये सब क्रिया हैं। कहत कहना, नटत नट करना, रिझत खिजत खिसियाना, मिलत खिलत लजियाना, ये सभी क्रियाएं हैं। तो इसका सही आंसर होगा सभी विकल्प सही है। दिनकर मानते हैं कि भविष्य में युद्धों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य में स्वार्थ और द्वेष की प्रवृत्ति है। मनुष्य स्वार्थ की भांति
अपने को भी भूल जाते हैं। मुझे ये सही आंसर लग रहा है। अगर आपको भी सही लग रहा है तो आप कमेंट्स करके आप ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि मनुष्य कभी कभी परिस्थितियों के आगे विवश भी हो जाते हैं। ये आंसर भी लग सकता है, लेकिन मित्रों आप भी कमेंट्स करके बताइए, मुझे ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है। पद की पहचान कविता के कवि कौन है? पद की पहचान हरिवंश राय बच्चन जी। बहुत सरल प्रश्न है। कविता झांसी की रानी में किस गवर्नर जनरल का जिक्र किया गया है? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डेलहाउसी। हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में है? चंद्रगुप्त नाटक में। प्रथम रश्मि का आना रंगीनी तूने कैसे पहचाना? पंक्ति में तूने किसके लिए आया है? तूने, कवि तूने का वर्णन किसके साथ किए? तूने किसको कह रहे हैं? तूने यानी चिड़िया। कहते हैं कि जो प्रथम रश्मि का आना रंगीनी तूने कैसे पहचाना, वह तोड़ती पत्थर कविता में मजदूर महिला को कहाँ देखा गया था? कवि मजदूर महिला को कहाँ देखे थे? इलाहाबाद के पथ पर, जो कि भीषण गर्मी में ताप को सहते हुए पत्थरों को प्रहार करती हुई संघर्ष करती हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कविता से भी, आप अनुमान लगा सकते हैं। और हम 2026 के लिए ओस्टेट की तैयारी जोर शोर से करेंगे, अच्छे से करेंगे, सिलेबस को अध्ययन करेंगे। है अभी बहुत कुछ है, अगर बची है दूब, अकाल में दूब कविता की ये पंक्तियाँ क्या व्यंजित करती है? यहाँ पे जो ऊपर में दो पंक्तियाँ दी हुई हैं, इससे ही स्पष्ट हो रहा है कि कवि क्या कहना चाहते हैं। है अभी बहुत कुछ बाकी, यानी क्या बाकी है? आशा। क्या बाकी है? आशा एवं अदम्य जिज्ञासा का भाव है, जीने की इच्छा। आशा अभी भी बाकी है। अगर दूब बची हुई है इस अकाल में भी, तो फिर आशा भी बची हुई है। हमें आशा रखना चाहिए, अंत तक हार नहीं मानना चाहिए। नागार्जुन ने अपनी कविता बहुत दिनों के बाद में जी भरकर क्या खाया था? ताल मखाना। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में हिंदी वर्णमाला के व वर्ण का सही प्रयोग हुआ है? देखिए, व कहा गया है ना, तो ये सभी तीनों में ब का प्रयोग हुआ है, इसीलिए ये तीनों गलत है और ये सही है। तवा यानी तावा, जो कि लोहे से बना हुआ होता है। वत्स ध्वनि का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उदाहरण सही है? वत्स का ना, इसका सही आंसर होगा र, वत्स ध्वनि। नौकरानी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? नौकरानी जब हम उच्चारण करते हैं तभी स्पष्ट हो जाता है। नौकरानी, आनी, आनी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये प्रश्न जो है मित्रों, ये जो है ग्रामर बुक से सही प्रश्न, डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है। आप ग्रामर बुक देखेंगे तो वहाँ पे है गायक, गायक, गे जोड़ अक। सही आंसर होगा सी। पुरुषोत्तम में प्रयुक्त संधि का नाम है, इसका पहले हम विच्छेद करना पड़ेगा। पुरुषोत्तम, पुरुष, पुरुष प्लस उत्तम, तो पुरुष, पहले पुरुष में अंत में अ उच्चारण हो रहा है, और उत्तम, उत्तम में उ, तो अ और उ से कौन सा संधि बनता है? गुण संधि बनता है। क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मित्रों गुण संधि। संकलन त्रय किस समास का उदाहरण है? देखिए, संकलन त्रय यानी तीन, ये जो संकलन त्रय है, ये जो पारिभाषिक शब्द है, ये नाटक में व्यवहार किए जाते हैं। तीनों का समाहार, तीनों का संकलन को संकलन त्रय कहा जाता है। तो यहाँ पे तीन का जब वर्णन किया गया तो इसका सही आंसर होगा द्विगु, संकलन त्रय। ये शब्द जो है, इसका अर्थ हमें पता नहीं होता है, इसीलिए हम कभी कभी गलत कर बैठते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम शांत मन से अगर देखें तो आंसर हमें वहीं दिख जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से चमू का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सेना। चमू का पर्यायवाची शब्द होगा सेना। बस और ही कुछ प्रश्न बाकी है। अत का सही विलोम शब्द क्या है? अत, अत का विलोम शब्द इति।
निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द क्या है? शुद्ध वर्तनी वाले शब्द जो है सी होगा, जोशना। ये प्रश्न पहले भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, इसीलिए हमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पहले से हमें पढ़ के जाना चाहिए ताकि हमें मदद मिले। इस तरह का प्रश्न, जोशना चंद्रमा, चंद्रमा का प्रकाश, इसका अर्थ यही होता है। अगर आपको भी कोई लग रहा है आंसर कि ये हो सकता है तो आप बेझिझक कमेंट्स कर सकते हैं मित्रों। लिखित रूप में अभ्यास शब्द का लिखित रूप में अभ्यास शब्द का उच्चारण यदि अभ्यास की तरह होता है यानी ब लगता है तो अध्यापक शब्द का उच्चारण कैसे होगा? अध्यापक। तो अध्यापक इस तरह से उच्चारण हो सकता है, लेकिन जब हम कभी कभी ऐसा होता है, मुझे तो ये लग रहा है ये सी ना हो करके ये अध्यापक, क्योंकि हम यहाँ पे उच्चारण की दृष्टि से पूछ रहा है तो मित्रों सी हो सकता है। आपको क्या लग रहा है? आप भी कमेंट करके बेझिझक बता सकते हैं। ये मेरे तरफ से लग रहा है। निम्नलिखित विकल्पों में से युवराज शब्द का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? युवराज शब्द का जो स्त्रीलिंग शब्द जो है वो होता नहीं है। जैसे यहाँ पे दिया युवराज, क्वेश्चन भी बहुत दिमाग से बना के दिया है उन्होंने। युवराज, कोई बच्चा देखेंगे तो बोलेंगे युवरानी, ये तो गलत है। युवराजी, ये भी गलत है। युवरागी कहीं तक सही लग रहा है, युविका तो नहीं होगा। सही आंसर सी। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत बहुवचन रूप है, तो ये बहुवचन रूप इसमें से कुछ गलत है। देखिए, समाचार, प्राण और दर्शन, ये तीनों शब्द जो हैं ये बहुवचन में एक जैसे ही प्रयुक्त होते हैं, इनका एक वचन रूप नहीं होता है। क्योंकि बहुवचन रूप जैसे अगर एक वचन में समाचार है तो बहुवचन में क्या समाचारें होगा, प्राणी होगा, दर्शने होगा? नहीं ना। तो ये बहुवचन में इसका ऐसे ही रूप प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन दीवार का बहुवचन जो होता है दीवारें होता है। तो इसीलिए गलत बहुवचन किसका है? इसका। यानी इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों? डी, यानी दीवार। दीवार। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। वाक्य में कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, वाक्य में आए रेखांकित शब्द का कारक क्या है? रेखांकित में है, इसका सही आंसर अधिकरण कारक। इस वर्ष 100 किलोमीटर वर्षा होगी, वाक्य में विशेषण किस भेद में प्रयोग हुआ है? देखिए, 100 सेंटीमीटर, 100 का तो निश्चित रूप कह दिया गया है कि इतना सेंटीमीटर बारिश होने वाली है, लेकिन वर्षा को क्या हम निश्चित रूप से माप सकते हैं? नहीं। तो इसका सही आंसर होगा परिमाणवाचक। क्या होगा? परिमाणवाचक। तो हम सोच के कभी कभी गलत कर बैठते हैं कि संख्यावाचक होगा, लेकिन नहीं, संख्यावाचक विशेषण उसे कहते हैं जिनको हम गिन सकते हैं सही मायने में। लेकिन परिमाणवाचक जो है ये निश्चित और अनिश्चित दो भागों में विभक्त है। तो निश्चित जो है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर बारिश होगी कहा गया है, लेकिन ये संख्यावाचक नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा सी। भातृत्व शब्द को जातिवाचक संज्ञा में बदलना है, इसका सही आंसर होगा भ्राता। रंजीत संजय की पतंग उड़ाता है, इस वाक्य में कौन सा भेद है? यानी सकर्मक है या अकर्मक है, सहायक है? देखिए, ऐसे उड़ना तो अकर्मक होता है, लेकिन जब उसके साथ कोई कर्म जुड़ जाए तो क्या होगा? सकर्मक ही होगा। तो यहाँ पे पतंग जो है ये कर्म जुड़ चुका है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा सकर्मक। क्या होगा मित्रों? सकर्मक। वह पढ़ चुका होगा, यह वाक्य वर्तमान काल के किस भेद में है? इसका सही आंसर होगा संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान में होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य, देखिए, उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, ये तो आश्रित वाक्य है, तो ये होगा मिश्र वाक्य, ये नहीं होगा। पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, ये भी नहीं। तो सुधीर, दिनेश और राज दिल्ली गए, तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? सी। अगर आपको भी कोई लग रहा है कि ये आंसर होगा मित्रों, आप बेझिझक कमेंट्स करके बता सकते हैं।
शोक मनाना के लिए सही मुहावरे दिए गए विकल्पों में से शोक मनाना। जब हम शोक मनाते हैं तो क्या सिर उठाते हैं? नहीं। सिर झुकाना, सिर खुजलाना, सिर धुनना। धुनना यानी पछताना। तो खुजलाने नहीं, धुनना नहीं, उठाना नहीं, सिर झुकाना। हम किसी के दुख में दुखित होकर के सिर झुका देते हैं। इसका सही आंसर होगा बी, सिर झुकाना। ईंट से ईंट बजाना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ईंट से ईंट बजाना, तबाह कर देना। इसका सही आंसर होगा तबाह कर देना। गद्य शिक्षण के अंतर्गत विकल्प का चयन नहीं किया जाएगा। तो कौन सा गद्य नहीं है? नहीं, इसके अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब कोई वो पद्य होगा। नमक का दरोगा जो है ये एक गद्य के अंतर्गत कहानी है। झूठा सच ये उपन्यास है। साकेत ये एक काव्य के अंतर्गत यानी एक पद्य है। इसीलिए इसे साकेत को गद्य शिक्षण के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। महाविद्यालय में जब एक प्रोफेसर कामायनी पढ़ा रहे हैं तो इस लंबी कविता का सुगमता से पूरा करने के लिए शिक्षण के क्षेत्र में किस विधि को अपनाया जाना उचित है? देखिए, कामायनी तो एक काव्य है, तो काव्य को पढ़ाने के लिए हमें पहले गीत विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, उसके बाद हम बढ़ेंगे। अभिनय विधि नहीं होगा क्योंकि ये नाटक नहीं है। खंड खंडा खंडान्वय विधि भी नहीं होगा, खंड खंड करके हम नहीं पढ़ा सकते। इसका सही आंसर होगा गीत विधि। कोई भी हम जब कविता पढ़ाते हैं तो हम पहले गीत गा के पढ़ाते हैं। शिक्षण विधि में व्याकरण का कोई पाठ पढ़ाते समय जब एक शिक्षक छात्रों के सम्मुख अनेक उदाहरण रखता है और उन उदाहरणों के आधार पे किसी निष्कर्ष पर, किसी नियम पर पहुंचते हैं तो उसे कौन सी विधि कहते हैं? आगमन विधि। लेकिन ठीक इसके विपरीत जब हम नियम से उदाहरण की ओर पहुंचेंगे तो निगमन विधि कहेंगे। लेकिन इसका सही आंसर होगा उदाहरण के माध्यम से तो आगमन विधि। हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए, इसका सही आंसर होगा पोस्ट मास्टरଙ୍କ जरियारे मोर कौनसी डाक आसीछि कि। तो इसका सही आंसर होगा ए, क्योंकि बाकी तीन गलत ही हैं। पोस्ट मास्टर ने मेरी कोई डाक लाई है क्या? पोस्ट मास्टर क्यों लाएगा? उनके जरिया से आएगा। क्या पोस्ट मास्टर के पास मेरी कोई डाक है क्या? नहीं। तो आंसर होगा ए। हिंदी में अनुवाद करना है। जोता रे क्रीम पालिश करे खूब चमकाए दिया। तो इसका सही आंसर होगा मित्रों बी, जूतों पर क्रीम पॉलिश करके खूब चमका दो। गला बेले ए चिट्ठीटा डाको बॉक्स रे पकाए दिया। जाने के दौरान ये पत्र बॉक्स में छोड़ देना। नहीं, छोड़ना नहीं है, डालना है। तो इसका सही आंसर होगा मित्रों डी। क्या होगा? डी। जाते वक्त यह पत्र लेकर बॉक्स में डाल देना। और सी जब पढ़ते देखिए, जाते जाते यह पत्र लेकर लेटर बॉक्स में डाल देना। तो जाते जाते नहीं होगा, जाते समय, जाते वक्त। सही आंसर डी। मोरो केवल ग्लासे ठंडा पानी दरकार। देखिए, दरकार यानी चाहिए, मुझे एक ग्लास ठंडा पानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे केवल का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसके हिसाब से देखेंगे, दरकार के हिसाब से तो ये सही है। लेकिन अगर ये सही नहीं है तो जब हम नीचे देखते हैं, मेरे को एक गिलास ठंडा पानी चाहिए, मेरे को एक गिलास नहीं, मैं तो सिर्फ एक गिलास ठंडा पानी पी लूँगा, लूँगी नहीं होगा। तो इसका इस हिसाब से देखेंगे तो इसका सही आंसर ये होगा ए, मुझे एक गिलास ठंडा पानी चाहिए। ये करना है। आपण आजी आम घरे खाए नियंतु। आज आप आज हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए। क्या होगा? आप आज हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए। सही आंसर। आज आप हमारे यहाँ भोजन कर लिए हैं, पूछने से पहले कोई कैसे हमारे यहाँ भोजन कर लेंगे? तो इसका सही आंसर है। और बाकी ये जो है आप सही किए होंगे। बाकी भी बहुत आपकी परीक्षा अच्छी गई होगी, बाकी प्रश्न भी सरल ही आया है। इसका सही आंसर होगा मित्रों डी। वर्तमान समय में वसुधैव कुटुंब की प्रासंगिकता क्यों बढ़ रही है? प्रासंगिकता इसीलिए बढ़ रही है
क्योंकि भारतीय दर्शन और अध्यात्म में इसका उल्लेख किया गया है। सच्ची मानवता का उदय कब होगा? सच्ची मानवता का उदय तब होगा जब बंधुत्व की भावना से विश्व कल्याण होगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है मित्रों। अगर कोई प्रश्न में हम अगर भ्रम में हैं, द्वंद्व में हैं, तो आप बेझिझक कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसी तरह हम 2026 की तैयारी भी सिलेबस के अनुसार करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं मित्रों, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।